हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने जून 2024 वाला जो एग्जामिनेशन हुआ वो बहुत चंद मार्क्स से खो दिया अपना सिलेक्शन, या हम बहुत थोड़े से ना मार्जिन से चूक गए। तो क्या एक चीज है जो आपको हेल्प कर सकती है आपका सिलेक्शन दिलवाने में, और क्या एक गलती जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी और फिर मैंने उस पर काम किया और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया और AIR 57 आया। AIR 57 बताने वाला तो है नहीं, मैं इसीलिए बता रही हूँ कि कैसे जब मेरा नेट JRF भी नहीं हुआ था, नेट भी नहीं हुआ था, उससे मैंने ये जो गैप है वो कवर किया कि मैं JRF क्रैक कर पाई और टॉप 60 स्टूडेंट्स में आ पाई। तो ये जो इतना बड़ा गैप है वो कैसे कवर होता है, किस तरीके से कवर होता है, और क्या एक रामबाण है जो हेल्प कर सकता है आपको, उसके रिगार्डिंग ही आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ। एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा चैनल है अपना, जहाँ पे आपके लिए रेगुलर क्लासेस चलती हैं और मेरा जो टाइमिंग है वो शाम को 7 बजे है। तो अभी जो है फेस्टिवल सीजन है, आई नो, बट इसी समय जो है हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारा जो पेपर है वो भी लगभग 60 दिन दूर है हमारे से। तो कैसे हम अपनी दिवाली जब सेलिब्रेट करेंगे, जब हमारा सिलेक्शन होगा, उसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी है। और यस, बिल्कुल ऑफ कोर्स अभी दिवाली सीजन है, दिवाली फेस्टिवल है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से त्योहार भी सेलिब्रेट करना है एंड साथ ही साथ जो है अपनी पढ़ाई भी करनी है। तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आ चुकी हूँ, जिसमें आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो क्लासेस होती हैं आपकी यूट्यूब चैनल पे, उसकी PDFs आपको एप्लीकेशन पे मिल जाती हैं, जिससे आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो एंड अपने नोट्स बना सकते हो। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट्स मिल जाती हैं और आप दीप कोड यूज कर सकते हो। 3 नवंबर तक आपके पास ये डिस्काउंट कोड वैलिड रहेगा, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज और कोर्सेज पे डिस्काउंट जो है वो मिलने वाला है। कुछ भी पूछना है इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। फिर इसके बाद अब आगे हम बात करें कि क्या चीज है एक खास जो आपको हेल्प करती है और जो आपको अच्छे से फॉलो करनी चाहिए और अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाने चाहिए और अपना सिलेक्शन लेना चाहिए। तो मॉक टेस्ट जो होता है, टेस्ट सीरीज जो होती है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो टेस्ट सीरीज जो है वो एक मात्र सहारा है जो UGC नेट एग्जामिनेशन को अलग बनाती है, और कैसे आप UGC नेट एग्जामिनेशन में सिलेक्शन ले सकते हो वो डिपेंड करता है कितने अच्छे से आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं, कितने अच्छे से आपने टाइम मैनेज किया है, कितने अच्छे से आपने क्वेश्चन को इन डेप्थ समझा है। आज विद एग्जाम्पल आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप चीजें कर सकते हो एंड किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है। जब भी मैं बात करती हूँ मॉक टेस्ट लगाने की, तो मॉक टेस्ट कैसे आपको लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपको 150 क्वेश्चंस को जो है टिक मार्क लगाना है, 3 आवर्स का समय है और आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आते तो आप उसमें अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कर रहे हो। ये चीजें नहीं है। आपको बहुत ध्यान से, बहुत सूझबूझ से अपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी होती है, और मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको उसको एनालाइज भी करना होता है। वही एक चीज है जो आपका गैप है कि आप नेट JRF से चूक रहे हो और आप नेट JRF कर लेते हो उस चीज को पूरा करने में। अब जब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट लगाने की, तो मॉक टेस्ट का एक प्राइमरी पर्पस होता है टाइम मैनेजमेंट सिखाना, कि कैसे हम 3 घंटे में 150 क्वेश्चन कर सकते हैं और हर क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके अटेम्प्ट कर सकते हैं और एक बार फटाफट से गो थ्रू कर सकते हैं पूरे पेपर को, कि अगर कोई क्वेश्चन जो है उसको रिव्यू करना है आप वो कर सकते हो। ये कहानी रहती है मॉक टेस्ट की। पर जब आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हो तो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, उसके साथ बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और यही एक शॉर्ट तरीका है सिलेक्शन लेने का। कैसे, वो आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने अपनी रिसेंट क्लास में करवाया। क्वेश्चन था लीगल एस्पेक्ट का, क्वेश्चन था अनड्यू इन्फ्लुएंस से रिलेटेड। अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 का एक छोटा सा पोर्शन से क्वेश्चन आया है, पर क्या हमें सिर्फ इसका आंसर लगा के आगे बढ़ जाना है? हाँ, जब आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे तो आप आंसर लगाओगे। अब इन केस आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो मॉक टेस्ट में आपके नंबर गए, पर आपको ये क्वेश्चन सीखना है क्योंकि पेपर में आ सकता है। तो अब इसको कैसे एनालाइज करना है? मॉक टेस्ट में आपने क्वेश्चन का आंसर लगाना है, आता है लगा दिया, नहीं आता नहीं लगाया, सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन से कुछ ना कुछ आपने आंसर लगाया क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
और आपने ये स्कोर देखा कि मेरे 150 में से 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो मतलब मैं अपने टारगेट तक नहीं पहुंच रहा, मुझे तो कम से कम 105 से 10 क्वेश्चन सही चाहिए। अब आपका दूसरा स्टेप क्या होगा बेसिकली इसके बाद, कि आपको अब एनालाइज करना है। और मॉक टेस्ट एनालाइज करने के लिए क्या करना है, हर चीज को समझना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है अनड्यू इन्फ्लुएंस की प्रिजम्पशन कहाँ पे होती है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सेक्शन 16 है, फ्री कंसेंट का ये टॉपिक है। और यहाँ पे जो है हम बात करते हैं प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस की, तो दो पार्टीज होंगी, उनके बीच में कहाँ पे प्रिज्यूम्ड है। तो ये एक्ट में लिखा गया है, सेक्शन 16 में डिफाइन किया गया है कि अगर ये हमारे पास 6 केस होते हैं, यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि एक पार्टी का दूसरी पार्टी पे अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, ये कहानी है। पर इसके साथ साथ ये भी लिखा गया है कि अगर बाकी ये 3 केस होंगे, क्रेडिटर, डेटर, लैंडलॉर्ड, टेनेंट, हस्बैंड वाइफ, यहाँ पे आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस को प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप प्रूव कर देते हो तो मान लिया जाएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है, अगर आप प्रूव नहीं कर पाते हो तो आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत जो प्रोविजंस हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो ये कहानी जो है ये आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई हमारा एक्ट है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस कॉन्ट्रैक्ट है, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से प्रभावित है, तो वहां पे हमें क्या रेमेडी मिलती है और कैसे हम उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके चलते हैं। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल माना जाता है। वैलिड और वॉइड ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी पता होना चाहिए, इनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। फिर अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसका मीनिंग होना चाहिए। और अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को प्रभावित किया है, उससे गलत तरीके से उसको जो है इन्फ्लुएंस करके उससे जो है कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लिया या उसकी वसीयत अपने नाम करवा ली, ये चीजें रही, तो जो पर्सन जिसके ऊपर प्रभाव डाला गया, इन्फ्लुएंस डाला गया, वो जो पर्सन है वो जा सकता है कोर्ट में। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब ये एक क्वेश्चन से हमने 3 से 4 चीजें सीखी। एंड फिर जब हम बात करते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, ये फ्री कंसेंट का पार्ट है, तो फ्री कंसेंट के तो 5 पार्ट हैं। आपसे इस बार अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन पूछ लिया गया, पर हमें तो टॉपिक पूरा करना है। तो कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, ये क्या होते हैं, इनके कौन से सेक्शन है और इनमें कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सब में वॉइडेबल होता है, बट मिस्टेक में जो है वो वॉइड बनता है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। मिस्टेक यूनिलेटरल, बायलेटरल, 2 तरीके की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे यहाँ पे आप एक क्वेश्चन से एक टॉपिक को कवर कर रहे हो, और इसी को बोला जाता है इन डेप्थ एनालिसिस करना। अगर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता था तो अब मैंने इतनी सारी चीजें इस क्वेश्चन से रिलेटेड सीख ली हैं, और जब मैंने इतनी सारी क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें सीख ली तो अब मेरे पास कोवर्जन से, फ्रॉड से, मिस्टेक से, मिस रिप्रेजेंटेशन से कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको बना सकती हूँ। तो ये तरीका होता है मॉक टेस्ट का, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, ऑफ कोर्स उनका प्राइमरी मोटिव यही है, बट दूसरी चीज जब आप उसको एनालाइज करते हो तो हर चीज जो है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, और फिर एट लास्ट आप अपने आंसर तक पहुंचेंगे। वो सारी कहानी जो है उसको समझ के, लर्न करके, फिर आपके लिए चीजें अल्टीमेटली हेल्प करेंगी। तो मॉक टेस्ट का मतलब सिर्फ 150 क्वेश्चन 3 घंटे में करना नहीं है। मॉक टेस्ट का मतलब है जो क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं तो सही बात है, अच्छा है, हमें आता है। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जो क्वेश्चन हमारे रोंग हो रहे हैं, वो क्यों रोंग हो रहे हैं, उनका वाई और उनका टॉपिक जो है वो हमें क्लियर होना चाहिए। और जब आप बार बार मॉक टेस्ट देते हो, हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट दोगे, 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक बार एक टॉपिक से एक तरीके का क्वेश्चन है, दूसरी बार उसी टॉपिक से दूसरे तरीके का क्वेश्चन है। तो बार बार जब आपकी कंप्लीट रिवीजन होगी तो वो रिवीजन आपको अल्टीमेटली हेल्प करती है। एक क्वेश्चन आपने 3 से 4 बार कर लिया तो पेपर में जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हो आपको आंसर वहां पे आता है। तो वहां से ही जो है आपकी ये मॉक टेस्ट से ही रिवीजन स्टार्ट होती है एंड आप टॉपिक्स को अच्छे से कवर करते हो। मॉक टेस्ट से टाइम मैनेजमेंट भी सीखते हैं, कैसे सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन को चूज कर सकते हैं हम और अपने आंसर को सही कर सकते हैं, वो आप सीख सकते हो। मैं आपको और बताती हूँ, ठीक है, मैं पूरी पीडीएफ आज लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको हर चीज यहाँ पे सिखा सकती हूँ। यहाँ पे देखो एलएलपी से एक सवाल आया हुआ है कि कैसे जो है एलएलपी फॉर्म होती है, इनकॉर्पोरेशन होती है। तो यहाँ पे आपके पास जो है ऑप्शंस दिए हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, पर मैं कैसे अप्रोच करूंगी। एक दिया हुआ है, सबसे पहले आप एलएलपी एग्रीमेंट को ड्राफ्ट कर लोगे।
सबसे पहले आप एलएलपी एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करोगे, ए आएगा पहले, या बी आएगा कि आप पार्टनर्स कौन है वो डिसाइड करोगे, या आप डीपीआईएन नंबर लोगे, या आप जो है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करोगे डॉक्यूमेंट की। जब आपको एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना है, तो एलएलपी क्या होती है? एलएलपी हाइब्रिड है पार्टनरशिप और कंपनी की। तो सबसे पहले कौन आपको पता होने चाहिए कि पार्टनर्स कौन होंगे। तो सबसे पहले आप एलएलपी एग्रीमेंट को ड्राफ्ट नहीं कर सकते, सबसे पहले आप डीपीआईएन नहीं ले सकते, पहले डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा तभी तो डीपीआईएन लोगे, उसके नाम से तो डीपीआईएन बनेगा। एंड उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग स्टार्टिंग में कर दोगे? नहीं, पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को डिसाइड करोगे। ये चीज से आपका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा कि क्या चीज बन सकती है। हाँ, लास्ट में जो है अब अपने डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करोगे रजिस्ट्रार के पास कि भाई हमने जो है एलएलपी को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करवा लिया, और आपको आरओसी जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा और आप अपना काम कर पाओगे। ये तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन था जहां पे इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स आपको दे रखे थे। अब इंस्ट्रूमेंट के टाइप आपको दिए हुए हैं, अब इंस्ट्रूमेंट के टाइप से आपको मैच करना है उसकी एक्सप्लेनेशन से। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं वर्ड मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन। इन शॉर्ट इंस्ट्रूमेंट जिसको अपूर्ण बोला जाता है, हिंदी में आप देख सकते हो कैसे हिंदी हेल्प करती है, अपूर्ण साधन लिखा हुआ है। अपूर्ण का मतलब होता है जो पूरा ना हो, मतलब इनकम्प्लीट हो। तो सीधा सीधा अधूरा, इनकम्प्लीट से आप इसको मैच कर सकते हो। कीवर्ड, कीवर्ड है ए का 4, यहाँ पे क्वेश्चन में हो रहा ही नहीं ऑप्शन, एक ऑप्शन से खत्म। आपको पेपर पूरा आता है ऐसा श्योर नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको 150 में से लगभग 100 क्वेश्चन आते थे, पर आपको तो 110 चाहिए, तो कैसे? वो 10 क्वेश्चन इस तरीके से निकलते हैं, इसको बोलते हैं सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन, है ना। ये चीजें आपको हेल्प करती हैं। मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन, इस बार बहुत सारे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आए, तो कैसे हेल्प होगी? ऐसे। हाँ, अगर स्टैटिक क्वेश्चन आ जाते हैं सीक्वेंस वाले में, उसके लिए आपको जो है वो स्टैटिक पोर्शन याद करना होता है। कौन सी थ्योरी किसने दी, कौन सी थ्योरी कब आई, किस ईयर में आई, वो चीजें आपको याद करनी होती है। तो पेपर में ऐसा नहीं है कि सारा ही स्टैटिक पोर्शन आएगा, ऐसा नहीं है सारा ही डायनामिक आएगा। स्टैटिक डायनामिक चलता है ना, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन चलते हैं, बट आपको कैसे तैयार करना है अपने टॉपिक को वो आपको देखना है। अब आपने मॉक टेस्ट में तो तुक्का लगा दिया कि मैंने यहाँ पे मैच किया, हो गया, पर ये आपकी अब ड्यूटी है कि आप ये जो 4 टाइप हैं इनको तो पढ़ो ही, इनके साथ साथ और पढ़ो। जैसे अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, वो कैसे होता है? जब आप अपने फ्रेंड को हेल्प करते हो, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है बट आपने क्या किया, आपने उसको हेल्प के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके दे दिया, है ना। तो वो आपको, आपने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके दिया, मतलब वो आपको पैसे देगा 3 महीने में। आपके पास अभी पैसा नहीं है, आपने डिस्काउंट करवा के वो पैसा निकलवा लिया, 3 महीने बाद आप खुद से पैसा दे दोगे और अपने दोस्त को बोलोगे कि ले ये पैसा और ये मेरे को दे दे, अपना जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो सेटल हो गया। इससे क्या हुआ? इससे आपके पास जो पैसा नहीं था और आपको पैसे की जरूरत थी और आपने वो पैसा अरेंज कर लिया, तो ये अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। तो 4 आपको यहाँ पे दिए हुए थे, आपने एक और खुद से सर्च किया कि टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में देखें और क्या होता है। इसी तरीके से जो है आपके ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये आपको पता लगेंगे और आप इनको कवर करोगे। ये मेन मोटिव रहता है कि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आप कैसे मॉक टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, और यही चीजें हैं जो आपको अल्टीमेटली हेल्प करती हैं टू गेट सक्सेस और टू गेट जेआरएफ। तो ये जो तरीका है, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपके पास आपका जेआरएफ आएगा, ये एक प्रोसेस है। आप जब भी मॉक टेस्ट लगाओगे ये चीज आपको करनी है। और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आप देख सकते हो एनटीए कैसे क्वेश्चंस फ्रेम करता है और कैसे उनको अप्रोच करना होता है। 150 में से 150 सवाल जो है ऐसा नहीं होंगे कि आपके सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा, है ना, होंगे। वो हिंट एनटीए खुद देता है, क्योंकि उसको भी पता है कि मैंने क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया और कैसे बच्चा अप्रोच करेगा। दिस इज कंपेटिटिव एग्जामिनेशन, दिस इज नॉट अ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जहां पे आपको बड़े बड़े आंसर्स लिखने हैं। तो आपको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी अपने माइंड को कि कैसे अप्रोच किया जाता है क्वेश्चन को और किस तरीके से यहाँ पे मॉक टेस्ट को एनालाइज किया जाता है। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे एंड जो पूरा टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ोगे, जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे उतना आपके लिए फायदा होगा। मॉक टेस्ट में टॉपिक वही आते हैं, घूम फिर के 70-80% टॉपिक रिपीट होते हैं, क्वेश्चन नया आता है। पर अगर आपने एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ा,
जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में पूरा टॉपिक पढ़ाया, दूसरे क्वेश्चन मैंने बोला सारे टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ लेने हैं, साथ ही साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन पढ़ लेनी है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है उनके सेक्शंस पढ़ लेने हैं कि 4 जो है प्रोमिसरी नोट का है, 5 बिल ऑफ एक्सचेंज का है, 6 जो सेक्शन है वो चेक का है। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपको वो समझ आ जाएगा। तो इससे क्या होता है, बार बार जब एक चीज आप रिवाइज करते हो वो आपके दिमाग में बैठ जाती है, और जब वो बार बार दिमाग में बैठ जाती है प्रैक्टिस करके, तो वो एफर्टलेसली आप जो है पेपर में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो। यही एक तरीका होता है, कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं किया जाता, हाँ जो किया जाता है वो बहुत अच्छे से किया जाता है, तभी आपको सिलेक्शन मिलता है। आई होप कि इस वीडियो से आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से मुझे मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है एंड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं। और एक मॉक टेस्ट आपका एक बार नहीं, एक मॉक टेस्ट आप 2 बार अटेम्प्ट करो। एक बार आपने अटेम्प्ट किया, देखी क्या कमियां हैं, उन पे काम किया, फिर दोबारा जो सारे मॉक टेस्ट है उनको करने के बाद करो, आपको पता लगेगा हाँ अब मैंने कितना इंप्रूव किया है, पिछली बार कितना स्कोर था, इस बार कितना स्कोर है। बट हाँ गैप अप्रोप्रिएट देना है, सो दैट वो दिमाग में ये ना रहे कि मेरे को तो क्वेश्चन के आंसर याद है। याद होने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। अगर आप बिल्कुल नए मॉक टेस्ट की तरह अप्रोच करोगे दोबारा मॉक टेस्ट को, तो वो आपके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये वीडियो में आपको यही चीज समझानी थी, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। एंड कंप्लीट मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए जो है लाइव हो चुकी है, और आप लोग जो है एनरोलमेंट ले सकते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की कंप्लीट सीरीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना है। एंड यस, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है 3 तारीख तक, तो आप डिस्काउंटेड प्राइस पे मॉक टेस्ट बाय कर सकते हो। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, और इन अ करेक्ट वे। जो मैंने आपको बताया ये वे आपका होना चाहिए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस का। क्वेश्चन कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो इस तरीके से प्रैक्टिस करो, सो दैट आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट नॉलेज जो है वो चेक हो। जब स्टैटिक पोर्शन आता है उसको तो हम एज अ स्टैटिक ही याद रखते हैं, वो याद करने वाली चीजें हैं, उसको नोटबुक में लिखते रहना है कि बार बार रिवाइज हम करते रहें, वो चीजें आपको अल्टीमेटली हेल्प करती हैं। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड जरूर एंजॉय करिएगा दिवाली, एंड अपनी जो दिवाली है सिलेक्शन वाली दिवाली, उसके लिए भी जो है प्रिपेयर करते हुए चलना है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।